अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ साइंस। दैट इज़ नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन से ऑब्टेन करते हैं। ये यूज़फुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी। दैट्स ऑल डिपेंड और ह्यूमन दैट इज़ यूज़ दैट नॉलेज। तो साइंटिफिक नॉलेज ये ना ही तो गुड कह सकते हैं हम इसे और ना ही बैड, क्योंकि सेम ही साइंटिफिक नॉलेज होता है जिससे हम न्यूक्लियर मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी फॉर द कैंसर विक्टिम। और वही नॉलेज होता है जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग एटॉमिक बॉम्ब्स। तो कुछ साइंस जो है ना वो ऑब्जर्वेशन पर बेस कर रही है। कुछ अजम्पशन है जो साइंस के मतलब की जाती हैं कि नेचर तो रियल होता है और इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं अपनी सेंसेस से। और काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से होते हैं इनमें, कि मतलब वाई हैपन एंड व्हाट हैपन्ड। काज में होता है वाई क्यों हुआ, किसी चीज़ की काज होना, उसके अल्टरनेटिव एक चीज़ हो जाती है जो कि उसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि इफ़ यू ईट मोर देन यू गेन वेट, तो काज है कि आपने ज़्यादा खाया और उसका ज़्यादा काज वेट की, आपका ज़्यादा खाना था और उसका अफेक्ट क्या हुआ कि आपने वेट गेन कर लिया। दैट इज़ द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के एक वजह होती है जिसके अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ उसका इफ़ेक्ट हो जाता है और वो होना होता है। तो थर्ड जो एग्जेप्शन है वो ये है कि कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती और इस तरह हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं हो सकती, बट हम नेचर को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। दैट आर दी अजम्पशंस अबाउट द साइंस। ये जो अजम्पशन है ना ये साइंटिफिकली प्रूवेबल तो नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस हुआ है इन अजम्पशन के बाद, तो उसके बाद इन अजम्पशन को रीज़नेबल माना जाता है। तो ऑब्जर्वेशन से नॉलेज हमने कहा कि हमें मिलता है जिसे हम साइंस बोलते हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं ना वो ऑब्जर्वर होते हैं। अब एक ही इंसान, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। तो अब एक ही शख्स हर चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो रिलाई कर रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन पर ऑफ अदर्स, और उस ऑब्जर्वेशन को वैलिड और एक्यूरेट मान रहे होते हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशन का मेथड है ना इसमें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। अब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस क्या होता है? ऐसा एनालिसिस जो कि रियलिटी पर बेस करता है, नॉट ऑन इमेजिनेशन। तो क्योंकि हमने जो साइंटिफिक मेथड है वो भी हमारा ये होता है कि हमने हकीकत की तरफ जाना है, तो इसको हम जो ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है या ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, दैट्स आल्सो नोन एज द साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड, या हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स यानी सॉल्व करने को हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो ऑब्ज़र्व की जाती है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ स्टेटमेंट दी जाती है। एक अटेंटिव स्टेटमेंट होती है जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। वो स्टेटमेंट ऐसी होती है कि जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वैलिड स्टेटमेंट होती है। उसके बाद हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद, फिर उसके कंक्लूजन निकालते हैं। तो बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो अब आगे हम अगर बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो जो स्टेटमेंट होती है जिसे हमने हाइपोथेसिस कहा है वो निगलेक्ट नहीं होता, तो दैट बिकम द थ्योरी। दिस इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड इन, और ये हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे जो बाकी रह गया है। तो क्या हमने कहा है कि साइंटिफिक मेथड एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। तो क्या जो साइंटिफिक मेथड है ना ये डिपेंड कर रहा होता है कि साइंटिस्ट रिपीटिंग इन्वेस्टिगेशन, कि इसमें ना हम बार बार मेथड को रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स रिपीट कर रहे होते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन, और ये कि रियलिटी को अच्छे से जाना जाए ताकि एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं अगर तो वो गलत हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे, तो दैट्स हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। तो अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो उस जो स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो जो हाइपोथेसिस की रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस वो बेस कर रही होती है एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स पर।
तो जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और हाइपोथेसिस जो होते हैं ना, उसमें आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हाँ, जो हाइपोथेसिस की में ना हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, उससे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है? पैरामीटर्स एक वैल्यू और स्टैंडर्ड होता है जिस पर एक्सपेरिमेंट को चेक किया जाता है। तो डिफरेंट वेरिएबल्स इनमें होते हैं। मेनली 3 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। एक्सपेरिमेंट्स में क्योंकि ये जो वेरिएबल्स पर उनकी आउटपुट डिपेंड कर रही होती है, उनके रिजल्ट्स डिपेंड कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ना किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल जो वेरिएबल ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, एक्सपेरिमेंट इस पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हम इसकी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि अब लेंथ है डे की, तो वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि जो फर्दर एक्टिविटीज़ होती हैं एनिमल्स की या फिर कुछ भी दूसरी एक्टिविटीज़, वो डे लेंथ पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो दैट इज़ द इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसा पैरामीटर होता है कि जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है। अब देखें कि आप एग्ज़ाम्स के लिए स्टडीज़ कर रहे होते हैं, और अगर आप ज़्यादातर स्टडी करते हैं, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम स्टडी में स्पेंड कर रहे हैं, तो यू गेन गुड ग्रेड। तो अब देखें इसमें क्या है कि जो ग्रेड्स हैं वो आपके डिपेंड कर रहे होते हैं किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो आपकी स्टडी करना है, स्टडी के लिए टाइम स्पेंड करना है, वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। आप आवर्स जितना आवर्स पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, अपना वक्त देंगे स्टडी को, उतने आपके अच्छे ग्रेड्स होंगे। तो जो आपके ग्रेड्स हैं वो आपकी स्टडी पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब नेक्स्ट है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल जो है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को ना कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट हो सकता है हर एक्सपेरिमेंट में जो कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं। तो जब आप कोई एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर उसे बार बार चेक किया जाता है, और जब वो एक्सपेरिमेंट्स बार बार रिजल्ट सेम शो कर रहे होते हैं तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया जाता, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। जब बार बार टेस्ट करने पर भी वो निगलेक्ट नहीं होता तो देन वो थीरी बन जाता है। तो जो थीरी होती है ना, ये जो है ना, हम इसे जुटला नहीं सकते। ये क्या होता है कि जब हाइपोथेसिस को हम चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट से, और बार बार जो इसके रिजल्ट्स हैं सपोर्ट कर रहे होते हैं इस हाइपोथेसिस को या स्टेटमेंट को, तो फिर हम उसे थ्योरी बोल देते हैं। तो जब थ्योरी भी रिजेक्ट नहीं हो रही होती कि बार बार उसके रिजल्ट सेम रहते हैं इन फ्यूचर और पास्ट में जिनके रिजल्ट सेम हो रहे होते हैं, फिर वो ला बन जाता है। बट क्योंकि जो हम जोलॉजी है या फिर हम बेसिकली बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, तो इसमें हम लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं, नेचर को पढ़ रहे होते हैं, तो नेचर कांस्टेंट नहीं होता। तो इस वजह से बायोलॉजी में बहुत कम लॉ होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइंटिफिक मेथड। थैंक यू।